नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। संसद के दोनों सदनों के सत्रावसान के साथ वर्षाकालीन सत्र संपन्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने में निवर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के योगदान की सराहना की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज GeM पोर्टल पर सहकारी संघों को लाए जाने का शुभारंभ करेंगे। केंद्र ने स्टार्टअप तथा मध्यम, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 6 महीने के लिए स्वदेशी 5G परीक्षण सुविधा निःशुल्क देने का निर्णय किया। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार आज। भारत और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास हिमाचल प्रदेश के बकलोह में शुरू। देश के विभिन्न भागों में मुहर्रम आज आस्था के साथ मनाया जा रहा है। बर्मिंघम में भव्य आयोजन के साथ 22वें राष्ट्रमंडल खेल संपन्न। भारत 22 स्वर्ण सहित कुल 61 पदकों के साथ चौथे स्थान पर। और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम की घोषणा। रोहित शर्मा कप्तान और KL राहुल उप कप्तान होंगे। समाचार प्रभात में मुनीश शर्मा के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। अमृत महोत्सव को इसका कल का प्रश्न था, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिनकी 31 जुलाई 1857 के सैन्य विद्रोह और कोल्हापुर में दिसंबर 1857 के विद्रोह में प्रमुख भूमिका थी। इस स्वतंत्रता सेनानी को ब्रिटिश सेना ने कराची में 11 वर्ष तक 15 मई 1869 को मृत्यु पर्यंत बंदी बनाकर रखा था। इस प्रश्न का सही उत्तर है चीमा साहेब। आकाशवाणी समाचार को बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला है। भाग्यशाली विजेता हैं जामनगर, गुजरात के सचिन कुमार देवा भाई। आकाशवाणी दिल्ली के तहत चलाया जाने वाला आजादी का अमृत महोत्सव के हिंदी प्रश्नोत्तरी में मैं आज का विजेता जाहिर हुआ हूं। मैं आकाशवाणी दिल्ली की टीम को धन्यवाद देता हूं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हमें अपने देश के गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को जानने का एक और अधिक मौका मिलते हैं। जय हिंद। और अब अमृत महोत्सव क्विज का 104वां प्रश्न। आज का प्रश्न है, सूरत नमक आंदोलन किस वर्ष हुआ था? सवाल फिर से सुन लीजिए, सूरत नमक आंदोलन किस वर्ष हुआ था? आप अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर, या फिर ईमेल भी कर सकते हैं हमें इस पते पर amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। फिर से सुन लीजिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8826546262 और ईमेल का पता है amritmahotsavquiz@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली विजेता को चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार भी दिया जाएगा। और अब समाचार। संसद के दोनों सदनों का कल निर्धारित समय से 4 दिन पहले सत्रावसान कर दिया गया। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से आरंभ हुआ था और आधिकारिक रूप से 12 अगस्त तक के लिए निर्धारित था। राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायडू ने समापन संबोधन में कहा कि सदन में 38 घंटे का कामकाज हुआ, जबकि व्यवधानों के कारण 47 घंटे का नुकसान हुआ। इसे सदन की कार्यवाही के लिए नकारात्मक बताते हुए सभापति ने कहा कि लगातार व्यवधान से जन महत्व के कई आवश्यक मुद्दों पर विचार विमर्श नहीं हो सका और 7 दिन प्रश्नकाल भी नहीं हुआ। केवल 5 विधेयकों पर विचार विमर्श हुआ और उन्हें पारित किया गया। श्री नायडू ने बताया कि देश में आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि पर
सदन में अल्पकालिक विचार विमर्श हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपनी समापन टिप्पणी में कहा कि मानसून सत्र के दौरान मूल्य वृद्धि और देश में खेलकूद को बढ़ावा देने के उपायों पर सदन में विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संसदीय समितियों को और अधिक सक्षम, सक्रिय और सार्थक बनाया है। कल शाम संसद के पुस्तकालय भवन में श्री नायडू के विदाई समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी पदों पर पूरी निष्ठा और लगन से काम करना उनके विशेष गुणों में शामिल रहा है। पार्टी के अध्यक्ष के रूप में आपका सांगठनिक कौशल्य और लीडरशिप की बात हो, कैबिनेट मंत्री के रूप में आप मेहनत, नवाचार का आपका प्रयास और उससे प्राप्त सफलताएं देश के लिए बहुत उपकारक रही, या फिर उपराष्ट्रपति और सदन के सभापति के रूप में बड़े लगन से काम करते हुए देखा है। प्रधानमंत्री ने उपराष्ट्रपति के क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के प्रयासों की भी सराहना की। भाषिणी एक वेबसाइट भारत सरकार ने लॉन्च की हुई है। इस भाषिणी में हम भारतीय भाषाओं को, उसकी समृद्धि को और हमारी अपनी ही भाषाओं को एक भाषा में से दूसरी भाषा में अगर इंटरप्रिटेशन करना है, ट्रांसलेशन करना है, उसमें सारी व्यवस्था है। ये बहुत ही अच्छा टूल बना हुआ है जो हम लोगों को काफी काम आ सकता है। लेकिन उसमें से मुझे एक और विचार आया है। मैं चाहूंगा कि स्पीकर महोदय भी और हरिवंश जी भी जरूर उस दिशा में काम हो सकता है। हमारे यहाँ जो मातृभाषा में भाषण पार्लियामेंट उसमें कई लोगों के पास से बहुत बढ़िया शब्द निकले। क्या हमारे दोनों सदन हर साल इस प्रकार के नए शब्द कौन से आ रहे हैं जो सचमुच में हमारी भाषा वैविध्य को लेकर के आते हैं, नए तरीके से आते हैं, उसका संग्रह करते चले और हर वर्ष एक बार अच्छे शब्दों का संग्रह भी हम प्रकट करने की परंपरा खड़ी करें, ताकि हमारी मातृभाषा का जो वेंकैया जी का एक लगाव रहा है, उनकी इस लीगेसी को हम आगे बढ़ाएं। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि केंद्र और राज्यों को निर्धनता, निरक्षरता और स्त्री पुरुष असमानता जैसी चुनौतियों के विरुद्ध संघर्ष में मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश को विकास पथ पर आगे ले जाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा सृजित किया है। श्री नायडू ने कहा कि ऊपरी सदन के बहुत से दायित्व हैं, क्योंकि समूचा विश्व आज भारत की ओर देख रहा है। India is being recognized, respected, appreciated worldwide thanks to the Prime Minister's that three lines: reform, perform and transform. Transformation that is taking place in every walk of life, every sector is being watched. The world, some people are not able to digest our growth. Some of the Western countries, they don't have that capacity to digest. They are suffering from indigestion. That's what I say. Otherwise, the talent of Indian people is on the display everywhere in the world. And also, the advancement we have made and the infrastructure we have created are so great that we can move forward. गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सरकारी खरीद पोर्टल GeM पर सहकारी संघों को लाए जाने का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही सभी पात्र सहकारी संगठन सरकारी खरीद पोर्टल पर ऑर्डर दे सकेंगे। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ ने 100 करोड़ रुपए के कारोबार वाले सहकारी संगठनों की एक सूची तैयार की है और इसे GeM को भेजा है। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि 589 सहकारी संघ पोर्टल के लिए पात्र पाए गए हैं। केंद्र सरकार ने सरकारी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स तथा मध्यम, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को जनवरी 2023 तक 6 महीने के लिए स्वदेशी 5G परीक्षण सुविधा निःशुल्क देने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य देश में 5G प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए एक अनुकूल माहौल बनाना है, ताकि आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य पूरा किया जा सके। ये सुविधा अत्यंत मामूली दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। संचार मंत्रालय ने उद्योग, अकादमिक जगत, सेवा प्रदाताओं, सरकारी संस्थाओं और उपकरण निर्माताओं सहित 5G का इस्तेमाल करने वाले सभी पक्षों से परीक्षण की सुविधा उपयोग करने की अपील की है। ई कॉमर्स इकाइयों को विनिर्माण, उद्गम, उत्पादन का देश, MRP, विनिर्माण, एक्सपायरी की तारीख, बेस्ट बिफोर यूज या वस्तु कितने समय तक उपयोग करने लायक है और कंज्यूमर केयर नंबर इत्यादि का ब्यौरा देना अनिवार्य है। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी जागो ग्राहक जागो। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर।
संसद के दोनों सदनों के सत्रावसान के साथ वर्षाकालीन सत्र संपन्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने में निवर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के योगदान की सराहना की है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज जीईएम पोर्टल पर सहकारी संघों को लाए जाने का करेंगे शुभारंभ और केंद्र ने स्टार्टअप्स तथा मध्यम सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 6 महीने के लिए स्वदेशी 5G परीक्षण सुविधा निःशुल्क देने का निर्णय लिया है। आज महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है। भारत और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास हिमाचल प्रदेश के बकलो में शुरू। देश के विभिन्न भागों में मुहर्रम आज आस्था के साथ मनाया जा रहा है। बर्मिंघम में भव्य आयोजन के साथ 22वें राष्ट्रमंडल खेल संपन्न। भारत 22 स्वर्ण सहित कुल 61 पदकों के साथ चौथे स्थान पर और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम की घोषणा। रोहित शर्मा कप्तान और केएल राहुल होंगे उपकप्तान। महाराष्ट्र में आज सुबह 11 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी राजभवन में नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इससे पहले 30 जून को एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। भारत और अमेरिका का 13वां विशेष संयुक्त सैन्य अभ्यास कल हिमाचल प्रदेश के बकलो में शुरू हुआ। संयुक्त अभ्यास के वज्र प्रहार श्रृंखला का उद्देश्य मिशन योजना और संचालन तकनीकों के क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास और अनुभव को साझा करना है। इसके माध्यम से दोनों देशों की विशेष सेनाओं के बीच अंतर संचालनता को बढ़ाने का भी लक्ष्य है। यह अभ्यास बारी बारी से दोनों देशों में आयोजित होता है। वज्र प्रहार श्रृंखला की 12वीं कड़ी पिछले साल अक्टूबर में वाशिंगटन में आयोजित की गई थी। 15 अगस्त को देश की आजादी के 75 वर्ष पूरा हो रहे हैं। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह देश में चल रहे आजादी का अमृत महोत्सव के बीच आयोजित होगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आकाशवाणी समाचार पर इंडिया एट 75 विशेष श्रृंखला का प्रसारण किया जा रहा है। इसका आज का विषय है भारत सूचना प्रौद्योगिकी का शक्ति केंद्र। सरकार ने भारत को सूचना प्रौद्योगिकी के शक्ति केंद्र के रूप में बदलने के दृष्टिकोण से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य एक डिजिटल शक्ति से लैस समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। डिजिटल इंडिया का लक्ष्य सभी लोगों तक इसकी पहुंच, समावेशन, सशक्तिकरण और समाज में इससे जुड़े विभाजन को दूर करना है। इस कार्यक्रम ने अनूठे तरीके से सरकार और नागरिकों के बीच दूरी को काफी घटा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अप्रैल में मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि यूपीआई से न केवल सुविधा बढ़ी है बल्कि इससे ईमानदारी और पारदर्शिता को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। डिजिटल इकोनॉमी से देश में एक कल्चर भी पैदा हो रहा है। कहीं भी गए कैश ले जाने का झंझट ही खत्म। आपके इन छोटे छोटे ऑनलाइन पेमेंट से देश में कितनी बड़ी डिजिटल इकोनॉमी तैयार हुई है। पिछले मार्च के महीने में तो यूपीआई ट्रांजैक्शन करीब 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इससे देश में सुविधा भी बढ़ रही है और ईमानदारी का माहौल भी बन रहा है। वर्तमान में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग ने 51 लाख लोगों को सीधे रोजगार दिया है, जिनमें से अधिकतर सूचना प्रौद्योगिकी के कौशल से संपन्न है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार भारत खरबों डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है और इसके माध्यम से वर्ष 2025-26 तक डिजिटल योग्यता वाले 6 से 6.5 करोड़ रोजगार मिल सकते हैं। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग ने ये संभावना व्यक्त की है कि वर्ष 2026 तक लगभग 95 लाख कर्मियों की आवश्यकता पड़ेगी। भारत में कोविड टीकाकरण 206 करोड़ 84 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। कल 26 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 102 करोड़ लोगों को पहली डोज और 93 करोड़ 63 लाख से अधिक को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। पात्र श्रेणी के लोगों को 11 करोड़ 12 लाख से अधिक एहतियाती टीके लगाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का जम्मू क्षेत्रीय कार्यालय कल निधि आपके निकट और पेंशन अदालत का आयोजन करेगा।
ये कार्यक्रम जम्मू में रेलवे रोड पर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में सुबह 10 बजे से शुरू होगा। इसका उद्देश्य शिकायतों का तुरंत निपटारा करना और भविष्य निधि संगठन से जुड़े सभी पक्षों की समस्याओं की जानकारी लेना है। निधि आपके निकट कार्यक्रम का उद्देश्य कर्मचारियों और नियोक्ताओं सहित सभी पक्षों की समस्याओं और शिकायतों के बारे में जानना और उनका समाधान करना है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि राजधानी में स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा प्रबंधों के लिए 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त कानून व्यवस्था दीपेंद्र पाठक ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के पानीपत में एथेनॉल संयंत्र का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोकार्पण करेंगे। दूसरी पीढ़ी के इस एथेनॉल संयंत्र का निर्माण भारतीय तेल निगम लिमिटेड ने 900 करोड़ रुपए की लागत से किया है। ये परियोजना कचरे से कंचन उत्पादित करने के भारत के प्रयासों में एक नया अध्याय जोड़ेगी। इससे लगभग 2 लाख टन पराली से प्रति वर्ष 3 करोड़ लीटर एथेनॉल बनाया जा सकेगा और लगभग 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने में भी मदद मिलेगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एशिया कप टूर्नामेंट के लिए भारतीय दल की घोषणा कर दी है। प्रतियोगिता इस महीने की 27 तारीख से संयुक्त अरब अमीरात में होगी। रोहित शर्मा इस टीम के कप्तान होंगे। पूर्व कप्तान विराट कोहली ब्रेक के बाद 15 सदस्यीय दल का हिस्सा होंगे। एशिया कप टूर्नामेंट T20 प्रारूप में 27 अगस्त से 11 सितंबर तक खेला जाएगा। टूर्नामेंट में 6 टीमें शामिल होंगी। 6 टीमों को 2 ग्रुपों में विभाजित किया गया है। राष्ट्रमंडल खेलों के अंतिम दिन कल भारत ने 4 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। कल रात भव्य रंगारंग समारोह के साथ राष्ट्रमंडल खेल संपन्न हो गए। बर्मिंघम में कल रात भव्य समारोह में राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हो गया। 11 दिन तक चले इस आयोजन में 72 देशों के 5,000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। समापन समारोह की शुरुआत सोहिल ओशन कलर सीन की रंगारंग संगीत में प्रस्तुति के साथ हुई। संगीत में प्रस्तुति के बाद राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले 72 देशों के खिलाड़ियों ने अपने अपने राष्ट्रीय ध्वज के साथ स्टेडियम का चक्कर लगाया। राष्ट्रीय ध्वज के साथ भारतीय दल का नेतृत्व मुक्केबाज निकत जरीन और टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरत कमल ने किया। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने महिला एकल का खिताब अपने नाम किया, जबकि लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल में विजय प्राप्त की। पुरुष युगल मुकाबले में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रनकीरेड्डी ने तीसरा स्वर्ण पदक दिलाया। टेबल टेनिस में अचंता शरत कमल ने स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि जी साथियान ने पुरुष एकल का कांस्य पदक जीता। पुरुष हॉकी में भारतीय टीम को रजत पदक मिला। समापन के बाद राष्ट्रमंडल खेल संघ का ध्वज ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत को सौंप दिया गया। विक्टोरिया प्रांत वर्ष 2026 में अगले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। खेलों में भारत के प्रदर्शन की बात करें तो 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक समेत कुल 61 पदक जीतकर भारत चौथे स्थान पर रहा। भारतीय दल ने इस बार शानदार प्रदर्शन किया। भारत की पदक तालिका में कुश्ती का सर्वाधिक योगदान रहा। भारतीय पहलवानों ने 6 स्वर्ण सहित 12 पदक जीते। भारोत्तोलन में 10 पदक मिले। पुरुष हॉकी टीम ने रजत पदक जीता। खेलों के अंतिम दिन कल भारत ने 4 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। 67 स्वर्ण, 57 रजत और 54 कांस्य पदक सहित कुल 178 पदक जीतकर ऑस्ट्रेलिया पदक तालिका में सबसे ऊपर रहा, जबकि मेजबान इंग्लैंड 175 पदक लेकर दूसरे स्थान पर रहा। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। आज देश के विभिन्न भागों में मुहर्रम श्रद्धा और आस्था से मनाया जा रहा है। करबला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। इस मौके पर ताजिया निकाले जाते हैं और करबला के शहीदों के सर्वोच्च बलिदान की याद में मजलिसों का भी आयोजन होता है। और आइए अब सुनते हैं आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। एक राष्ट्र का उदय, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम
आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे महानतम संघर्षों में एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन लेकर आता है इस संघर्ष की एक झलक। 9 अगस्त स्वतंत्रता सेनानी सैयद अहमदुल्ला कादरी की जयंती है। उनका जन्म 1909 में हैदराबाद में शमसुल्लाह कादरी के घर हुआ था। शमसुल्लाह कादरी प्रसिद्ध लेखक थे जिन्होंने सैयद को काफी कम उम्र में साहित्यकारों से परिचित कराया। सैयद अहमद कादरी ने प्रसिद्ध समाचार पत्र सल्तनत की स्थापना की। उन्होंने पैसा और तारीख नामक 2 समाचार पत्रों के लिए भी लिखा। 1946 में कादरी हैदराबाद राज्य के पहले पत्रकार थे जिन्होंने उर्दू समाचार दैनिक सल्तनत में एक राष्ट्र सिद्धांत के पक्ष में लिखा था। उन्होंने राष्ट्रव्यापी आंदोलन में शामिल होने का फैसला किया और आंध्र प्रदेश राज्य विधान परिषद के सदस्य बने। वे आंध्र प्रदेश राज्य हज समिति के अध्यक्ष भी रहे। कादरी ने जीवन भर कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। वे लुत्फुद्दौला ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए। सैयद अहमदुल्ला कादरी को 1966 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। 5 अक्टूबर 1985 को उनकी मृत्यु हो गई। स्वतंत्रता सेनानी सैयद अहमदुल्ला कादरी को हमारा सादर नमन। ओ आमार देशेर माटी तोमार परे ठेकाई माथा। 9 अगस्त त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती की पुण्यतिथि है। उनका जन्म 1889 में वर्तमान बांग्लादेश के मैमन सिंह में हुआ था। वो 1906 में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए और ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य बन गए। 1908 में उन्हें क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए पहली बार गिरफ्तार किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप वे शिक्षा पूरी नहीं कर सके। ओ आमार देशेर माटी तोमार परे ठेकाई माथा। क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के कारण त्रैलोक्यनाथ को 1914 में कलकत्ता में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और 12 साल षड्यंत्र के मामले के कारण अंडमान भेज दिया गया। सजा समाप्त होने पर त्रैलोक्यनाथ कोलकाता वापस आ गए। वहां उन्होंने नेशनल स्कूल की कमान संभाली। 1927 में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और बर्मा की जेल में भेज दिया गया, जहां वे 1 साल तक रहे। जेल से छूटने के बाद वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी में शामिल हो गए। उन्होंने 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। वो 1930 से 1938 तक 8 वर्ष जेल में रहे। रिहाई के बाद उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 1942 में जेल गए। उन्हें 1946 में जेल से रिहा कर दिया गया। तुमी अन्न मुखे तुले दिले, तुमी शीतल जले जुड़ाइले, अन्न मुखे तुले दिले। पूर्वी पाकिस्तान के निर्माण के बाद वे वहां जनसेवा में समर्पित रहे। 1970 में वे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण दिल्ली आ गए। 9 अगस्त 1970 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। आकाशवाणी समाचार की ओर से बहादुर शहीद त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती को हमारा सादर नमन। हम स्वतंत्रता सेनानी कमला प्रसाद विश्वकर्मा को भी स्मरण कर रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के निवासी थे। मात्र 9 वर्ष की आयु में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। पुलिस फायरिंग में उन्हें गोली लगी, लेकिन बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 6 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। 9 अगस्त 1942 को जेल अधिकारियों की गंभीर यातनाओं के कारण जेल में कमला प्रसाद विश्वकर्मा की मृत्यु हो गई। आकाशवाणी समाचार की ओर से देश के वीर सपूत कमला प्रसाद विश्वकर्मा को नमन। इसके साथ ही आज की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर
कल फिर मिलते हैं एक नई कड़ी के साथ। और अब मौसम। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में बादल छाए रहेंगे। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में वर्षा का अनुमान है। जम्मू और श्रीनगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 बार गरज के साथ बारिश हो सकती है। लेह में बादल छाए रहेंगे। बारिश या आंधी की भी संभावना है। गिलगित और मुजफ्फराबाद में भी बादल छाए रहेंगे। गिलगित में बारिश हो सकती है। गुवाहाटी, इम्फाल, शिलांग, कोहिमा, आइजोल और ईटानगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। और मुनीश, अब आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। चंद्रिका जी, आज का जो भी अखबार में देख रहा हूं, हर अखबार अपने पहले पृष्ठ पर खिलाड़ियों के चित्रों के साथ शीर्षक दे रहा है। राष्ट्रमंडल खेलों में जो विजय अभियान रहा भारत का, उसका और पूरा जो आयोजन है उसे लेकर जिक्र किया है। अमर उजाला कहता है सिंधु गोल्डन गर्ल, शरत, लक्ष्य, सात्विक और चिराग को भी स्वर्ण। जबकि दैनिक भास्कर कहता है कॉमनवेल्थ के नतीजे बता रहे हैं भारत में वेटलिफ्टिंग, बॉक्सिंग, कुश्ती और एथलेटिक्स से बढ़ गई हैं उम्मीदें। बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम की अलग अलग आयामों से पड़ताल भी अधिकांश अखबारों ने की है। दैनिक जागरण को लगता है ये बिहार में सरकार बनने की आहट है, जबकि हिंदुस्तान की सुर्खी है कि बिहार में फिर नए गठबंधन की आहट और विधानसभा में दलगत स्थिति के आंकड़े भी उसने दिए हैं। दैनिक भास्कर ने अटकलों से गर्माती सियासत पर लिखा है बैठकों का दौर जारी। नवभारत टाइम्स ने लिखा है दिल्ली में फिर से चीन में बने मांझे की चपेट में आने से एक मोटरसाइकिल सवार की मौत। जेईई मेंस परीक्षा परिणाम घोषित होने की खबर भी लगभग सभी अखबारों में है। और राजस्थान पत्रिका ने अंतरिक्ष में पहेली शीर्षक से दिया है समाचार कि वैज्ञानिकों ने खोजा है एक ऐसा नया ग्रह जिसमें हर 11 दिन में होता है एक नया साल। इस छोटे से ग्रह में पानी और जीवन के साक्ष्य नहीं मिले हैं। जनसत्ता ने खगोलीय घटनाओं का जिक्र करते हुए लिखा है क्यों लंबे होते जा रहे हैं दिन, इस पर वैज्ञानिक भी हैं हैरान। और शोध के हवाले से अखबार कहता है पृथ्वी की गति अचानक धीमी हो रही है और इसकी ये चाल एक रहस्य है। राजस्थान पत्रिका के पहले पन्ने की खबर है चोलकालीन मंदिर से 51 साल पहले तंजावुर के मंदिर से चुराई गई पार्वती की मूर्ति न्यूयॉर्क के नीलामी घर में सूचीबद्ध थी, जिसे अब भारत लाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। और खेल पन्ने की खबर ये भी है कि 44वें शतरंज ओलंपियाड का 11वां और आखिरी राउंड खेला जाएगा आज। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लें। सूरत नमक आंदोलन किस वर्ष हुआ था? आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों के सत्रावसान के साथ वर्षाकालीन सत्र संपन्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने में निवर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के योगदान की सराहना की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज जीईएम पोर्टल पर सहकारी संघों को लाए जाने का शुभारंभ करेंगे। केंद्र ने स्टार्टअप और मध्यम, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 6 महीने के लिए स्वदेशी 5G परीक्षण सुविधा निःशुल्क देने का निर्णय किया। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार आज। भारत और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास हिमाचल प्रदेश के बकलोह में शुरू। देश के विभिन्न भागों में मुहर्रम आज आस्था के साथ मनाया जा रहा है। बर्मिंघम में भव्य आयोजन के साथ 22वें राष्ट्रमंडल खेल संपन्न। भारत 22 स्वर्ण सहित कुल 61 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए भारतीय टीम की घोषणा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।